हेलो एवरीवन। सो फाइनली क्लोज टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा अवेटेड वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम हमें क्लोज टेस्ट के लिए वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आप क्लोज टेस्ट को मैक्सिमम 3 मिनट में सॉल्व कर लोगे, वो भी 95% एक्यूरेसी के साथ। जिन्होंने इससे पहले मेरी आरसी को फास्ट करने वाली वीडियो और पीक्यूआरएस को सॉल्व करने वाली वीडियो देखी होगी, उनको पता होगा कि मैं अगर कोई ट्रिक बेस्ड वीडियो बनाती हूँ तो वो काफी प्रैक्टिकल वीडियो होती है जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ ऐसी बात बोल दी जो आप कर ही नहीं सकते हो। और उनके कमेंट्स भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं और एक चीज बता दूं कि जो लोग अभी एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए मैंने सारी ही वीडियो जो आपको चाहिए वो बना के अपने चैनल पर डाल दी है। इंग्लिश स्ट्रैटेजी की वीडियो, वीक लोग अपनी इंग्लिश को कैसे सही कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताई हैं उसमें। वोकैबुलरी के लिए ट्रिक्स 7 ट्रिक्स हैं जिसके अलावा कोई ट्रिक्स हो नहीं सकती वोकैबुलरी के लिए। पीक्यूआरएस को कैसे फास्ट करें, आरसी को कैसे फास्ट करें, तो ये सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाहर आपको इंग्लिश के लिए कोई भी वीडियो देखने की, इधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसी बात देखिए, जो लोग बिगनर हैं उनको यही पता नहीं होगा कि क्लोज टेस्ट होता क्या। तो आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख पा रहे हैं। इसमें एक पैसेज होता है जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स बीच बीच में होते हैं और एक ब्लैंक के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होता है और इन चारों में से आपको एक ऑप्शन राइट चुनना पड़ता है। यही चैलेंज होता है कि भैया क्या राइट ऑप्शन होता है। कभी कभी हम 2 ऑप्शंस में भटक जाते हैं, कभी हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी। अगर उनको आप प्रैक्टिकली 5-6 क्वेश्चंस में अप्लाई कर लोगे तो 100% आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और क्लोज टेस्ट का वेटेज भी काफी अच्छा होता है। 5 क्वेश्चंस तो इसके प्री में ही आते हैं और मेंस में भी 8 से 10 क्वेश्चंस इसके देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद जो क्लोज टेस्ट होता है ना, आप समझ लीजिए कि ये लिटमस टेस्ट होता है आपके इंग्लिश का। इसका मतलब है कि अगर आपके इंग्लिश के तीनों ही पिलर्स अच्छे हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो ही आप क्लोज टेस्ट को सही कर पाओगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे। तो इन तीनों ही चीजों का आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब हम इस वीडियो में जिस चीज को सीखेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मैं टोटल 10 स्टेप्स बताऊंगी और मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दूंगी आपको हर एक स्टेप के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगाऊंगी जिसको कि आपको उसी ट्रिक से सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इन 10 के अलावा और कोई अदर वे हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये सारी ही ट्रिक्स मनीषा बंसल मैम की वीडियो से सीखी थी। उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हुई है। उन्होंने कम से कम 10-12 वीडियोस इन सब के ऊपर में बना के रखी और एक एक वीडियो 40-40 मिनट की है। तो समझ लीजिए कि मैंने सारे ही वीडियोस का आपको एक समरी बताई हुई है। तो इन सारे ट्रिक्स को करने से होगा क्या कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपको क्लोज टेस्ट इजी लगने लगेगा। हवा बना के रख दिया कि भाई क्लोज टेस्ट बहुत टफ होता है। इन 10 ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद आपको क्लोज टेस्ट करने में मजा आने लग जाएगा और एक क्वेश्चन आप कितना भी सोचो 5 से 7 सेकंड में आप कर लोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्लोज टेस्ट सॉल्व कहां से करना है। अगर आपके पास क्लोज टेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन बना के दे दिया जा रहा है, तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर किरण की बुक ले सकते हो। इसमें आपको सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे और आप सीधे प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करोगे तो आपका फायदा ये होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। सो अब हम आते हैं सबसे पहले स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 इज वेरी कॉमन, लेकिन इसको कॉमनली लोग करते नहीं है। जो मैंने आरसी वाली वीडियो में आपको बताई थी कि उसमें आपको पैसेज बहुत केयरफुली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई थी जिसमें क्या बहुत ज्यादा पैसेज में अटेंशन ना दो तो भी चलेगा। लेकिन क्लोज टेस्ट ऐसा है और इसकी ट्रिक्स ऐसे हैं कि अगर आप उसको केयरफुली नहीं पढ़ोगे तो आगे की ट्रिक्स आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल ही केयरफुली पढ़ना है, उसका मतलब समझते हुए चलना है। ये नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हमें कुछ समझ आ नहीं रहा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका पहला ही ट्रिक है कि आपको केयरफुली पढ़ना है और आंसर फैक्ट टू फैक्ट देना है। ये भी बहुत बड़ी बीमारी होती है लोगों के अंदर कि क्वेश्चन अगर मान लो दिया हुआ है तो वो पैसेज में नहीं जाएंगे, वो अपने दिमाग से लगाने लग जाएंगे कि अच्छा ये हो सकता है इसका आंसर। ऐसे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक दिया है कि गॉड सेट ऑन थ्रोन, सीट, बेंच, फ्लोर। अब क्या होता है कि बिना, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना ही हम पैसेज पढ़े हमारे दिमाग में आता है कि यार सीट पे तो नहीं बैठेंगे भगवान, बेंच पे तो नहीं बैठेंगे, फ्लोर पे तो नहीं बैठेंगे, थ्रोन ही आंसर होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें पैसेज में दी हुई है जिससे कि क्लियर हो रहा है कि हाँ सीट पे बैठे हैं या बेंच पे बैठे हैं, थ्रोन इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो आपको कभी भी अपने मन से नहीं लगाना है कि अच्छा ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। जो पैसेज में दिया हुआ है फैक्ट टू फैक्ट वैसे ही जाना है। तो ये तो पहली बात आपको दिमाग में रखनी है। अब हम आते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 है फॉरवर्ड रीडिंग। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि आगे की तरफ पढ़ना। अब इसको कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पैसेज है और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आपको ब्लैंक दिया हुआ है और इसके लिए
ऑप्शंस दिए गए हैं। समवन जो भी है वियर्स दिस। अब आपके पास ऑप्शन है सूट, जीन्स, साड़ी, नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। अब आपको यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है क्या होगा। तो इस टाइम पर आपको इसको फिल नहीं करना, ये नहीं कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो भर देना है। मैंने कहा ना फैक्ट टू फैक्ट जाना है। तो अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1 नंबर को छोड़ दीजिए। अब आगे पढ़ना शुरू करिए। 100% कुछ ना कुछ आपको ऐसा हिंट मिलेगा जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि 1 नंबर का आंसर क्या होगा। तो आगे आपने पढ़ना शुरू किया। सो लुक्स ब्यूटीफुल डैश साड़ी। तो 2 नंबर में तो आपको समझ में आ रहा है कि इन साड़ी होगा और साड़ी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दी गई, यानी कि वियर्स क्या होगा, साड़ी। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि आपको अगर पहले वाले ऑप्शन में क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है, कोई हिंट नहीं है, तो उसका हिंट आपको आगे पढ़ने से पता लगेगा। इसी को कहते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए फॉरवर्ड रीडिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर 3 नंबर में आपको बताना कि क्या होगा। तो आपने जब पढ़ना शुरू किया कि सम साइंटिस्ट बिलीव इन इट इज नेचुरल व्हाइल अदर्स बिलीव इट इज डैश बाय ह्यूमन। अभी आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप 2 में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, या फिर आपको सारा सही लग सकता है। तो इस बेसिस पे तो आप यहाँ पर आंसर करोगे नहीं। आप ऐसा जब भी लगे तो आप फॉरवर्ड रीडिंग करना, ठीक है। तो आप जैसे फॉरवर्ड रीडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि फॉसिल फ्यूल्स एंड डैश हैव कॉज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब यहाँ पर कुछ भी चीज करने के लिए कॉज यूज हो रहा है। चलिए आपको अभी भी समझ नहीं है, अब फिर आप आगे पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इन टर्न कॉजेस, दिस कॉजेस, इसका मतलब क्या है कि बार बार अगर कोई भी वर्ड रिपीट हो सेम पर्सपेक्टिव, सेम कंटेक्स्ट में, तो आपका आंसर वही होता। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमंस। तो ये आपका फॉरवर्ड रीडिंग का तरह से किया जाता है। ये आपका फॉरवर्ड रीडिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए, इसको फॉरवर्ड रीडिंग से सॉल्व करिए और इसका कमेंट में आंसर बताइए। आपको 5-6 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है बैकवर्ड रीडिंग। तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि फॉरवर्ड रीडिंग के जस्ट ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया पैसेज, वियर साड़ी ये वो, यहाँ पे कुछ मान लीजिए आपने भरा होगा, उसके बाद आगे पढ़ते जा रहे लुक्स ब्यूटीफुल इन डैश। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पीछे से हिंट मिलेगा कि यहाँ पर क्या आपको भरना है। तो यहाँ पर क्या होगा, साड़ी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर साड़ी के बारे में चर्चा की गई है और उसी से कनेक्टेड ये सेंटेंस है, ठीक है। ये वाला स्टेप बहुत ही कॉमन है, इस तरह से तो करके आप बहुत बार सॉल्व करते होंगे। चलिए हम इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये भी बैकवर्ड रीडिंग पर बेस्ड है। आप इनको करिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। एक ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, इनके लिए 4 ऑप्शन है। ये बैकवर्ड रीडिंग पर बेस्ड है, आप इनका कॉमेंट में आंसर बताएं। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है वोकैबुलरी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपका वोकैबुलरी सेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि डिफरेंट वोकैबुलरी के ना डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मील है और फूड है, दोनों का लगभग सेम मीनिंग है लेकिन दोनों अलग कंटेक्स्ट में यूज होता है। तो आपको उन 2 वोकैबुलरीज के बीच का माइनर डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि कहीं कहीं वाइटल भी ऑप्शन में होता है, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट भी ऑप्शन में होता है। तो आपको पता होना चाहिए किस कंटेक्स्ट में यूज होता है। ये कैसे पता लगेगा, जब आप वोकैबुलरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, उसको समझोगे और जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है उस तरह से आप वोकैबुलरी को समझने के पर्सपेक्टिव से करोगे। तो ये नहीं कि रट्टा मारे जा रहे हो, अगर रट्टा मारोगे तो फिर आप क्लोज टेस्ट नहीं कर पाओगे। कि मैंने कहा कि इसमें सारी चीजें स्ट्रांग होनी जरूरी है। उसके बाद देखिए 2 ऑप्शंस तो आप बहुत ही इजीली एलिमिनेट कर देते होगे, 2 में आप फंसते होगे और वो तभी आपका क्लियर होगा जब आपको वोकैबुलरी की सही मीनिंग पता होगी, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू कनेक्ट टू मेन थीम ऑफ पैसेज। फॉर एग्जाम्पल 2 अगर ऑप्शंस में हम कंफ्यूज्ड हो तो आपको एक तो होता है कि आपको पता ही है कि दोनों के बीच का माइनर डिफरेंस क्या है। अगर नहीं मालूम है तो आपको देखना है कि जो पैसेज दिया हुआ है उसके कनेक्ट में कौन सा अच्छा वर्ड बैठ रहा है। जैसे कि वाइटल है और इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाइटल का मतलब होता है इट्स टू इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइटल मतलब उसके बिना काम ही नहीं चलने वाला। तो आप कंटेक्स्ट में देखो कि क्या आपका वो बैठ रहा है, वाइटल बैठ रहा है या फिर इंपॉर्टेंट बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हो, वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर 1 नंबर के लिए आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ना जब शुरू करेंगे कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर लॉस्ट इन द डैश एक्सरसाइज ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। अब आप आराम से फिजिकल एक्सरसाइज तो कट कर दोगे, ठीक है। अब आप बैरन, ड्रेयरी और ये ब्लीक, ये आपको सेम सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको बहुत ही माइन्यूटली पता है कि हाँ इनमें क्या डिफरेंस होता है तो आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। जैसे बैरन का मतलब होता है फ्रूटलेस, जिससे हमें फ्रूट नहीं मिल पा रहा। तो इलेक्शंस होंगे तो फ्रूट तो मिलेगा ही, क्योंकि कुछ ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, तो ये बैरन नहीं होगा। ड्रेयरी का मतलब होता है
बिल्कुल ही नीरस, जो कोई भी एंटरटेनमेंट ना हो, बिल्कुल ही मोनोटोनस सा हो जाए। तो मोनोटोनस एक्सरसाइज और फाइटिंग इलेक्शंस जैसा तो यहाँ पर नहीं है। ब्लीक का मतलब होता है कि हमें फ्यूचर नहीं दिख रहा। ब्लीक मतलब हम कंफ्यूज है कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में आपका जो ब्लीक है वो बेस्ट सूटेड है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए देती हूँ, आप 5-6 सेकंड लगाओ और इसमें सोचो कि 1 नंबर और 2 नंबर में क्या आंसर्स होंगे। ये भी वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या यूज करें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, तब आपको पता लगेगा कि सारे ही वर्ड्स का कंटेक्चुअली बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। तो फिर आप इसको जा करके चेक करना, उसके बाद इसका राइट आंसर बताना। और इस तरह के वोकैबुलरी जो बहुत ही क्लोज होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कोलोकेशंस। कोलोकेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स का सेट जो आपस में ही यूज होते हैं। इनको हम किसी भी ग्रामर रूल से नहीं बता सकते कि क्यों ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट के साथ फूड ही यूज होता है, मील के साथ क्विक मील यूज होता है। अब फास्ट मील या क्विक फूड नहीं बोल सकते। अब क्यों ऐसा होता है किसी को भी नहीं पता। जैसे क्विक बॉल नहीं होता है कभी भी, फास्ट बॉल ही होता है। जैसे कि हम हिंदी में भी बोलते हैं ना कि गुरु वंदना होती है, दुर्गा वंदना नहीं होती है। गुरु पूजा बोलने से अजीब लगेगा, लेकिन दुर्गा पूजा सेट मारता है। तो यही होता है कोलोकेशन। अब देखिए ये बहुत बारी काम आ जाती है आपके क्लोज टेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह से करके फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फास्ट के पहले जो है आपका 3rd नंबर यहाँ पे खाली है। तो अब आपको कोलोकेशन अगर पता है और पैसेज के कंटेक्स्ट में भी फिट बैठ रहा है तो आप इनमें से क्या करोगे, फास्ट फूड। अब क्विक फूड, हैवी फूड, लाइट फूड ये सब यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि पैसेज के कंटेक्स्ट में क्या फिट बैठ रहा है प्लस कोलोकेशन क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको कोलोकेशन के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 नंबर में आपको क्वेश्चन फिल करना है। यहाँ पर एक बंदे के बारे में बताया जा रहा है जिस पर की चार्ज लगा है और अल्टीमेटली क्या हुआ, द मैन कुड नॉट बी डैश गिल्टी। तो अब जिनकी रीडिंग स्किल थोड़ी अच्छी है उनकी ही कोलोकेशन अच्छी होती है, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के उनके दिमाग में बैठता है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है। जैसे कि अगर आपको पता हो गिल्टी के साथ हमेशा फाउंड ही यूज होता है कि फाउंड गिल्टी। अब जिनको नहीं पता है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई चार्ज्ड गिल्टी भी हो सकता है, कॉल्ड गिल्टी भी हो सकता है ना, डिस्कवर्ड तो आप लोग इजीली हटा पाएंगे। तो ये होता है कोलोकेशन। अगर आपको पता होगा तो आप वहां पर सही आंसर मार्क कर पाओगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये भी कोलोकेशन के ऊपर बेस्ड है। ये 3rd नंबर का आपको आंसर करना है, इसका कमेंट में आप आंसर बताइएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप 6 जो कि है ईडियम एंड फ्रेजेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बारी एग्जाम में आता है। देखिए ईडियम्स तो फिर भी इजी होता है क्योंकि हम बहुत सारे ईडियम्स याद रखते हैं, ठीक है ना। जैसे अब बुल इन चाइना शॉप है, तो इन केस अगर ऐसा दे दिया कि अ डैश इन चाइना शॉप, तो आपको समझ में आ जाएगा ना बुल होगा। वहां पे अगर काव दे दे, हॉर्स दे दे तो आप तो नहीं करोगे, आपको ईडियम पता रहेगा तो आप कर लोगे। लेकिन फ्रेजेस थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि हम फ्रेजेस बहुत ज्यादा याद नहीं करते हैं। जैसे कि फ्रेजेस मतलब जो गो थ्रू हो गया, कम अक्रॉस हो गया है ना, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं उससे उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, 1 नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, टिप है। तो यहाँ पर ऑन वंस डैश टिप। अब आपको पता है अगर ये ऑन वंस फिंगर टिप होता है तो आप यहाँ पर फिंगर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ पे भर दोगे। अब जिनको ये पता ही नहीं कि ये ईडियम है तो वो सोचने लग जाए कि यार माउथ टिप होगा, फिंगर टिप होगा, टॉप टिप होगा, हेड टिप होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे ईडियम बहुत ज्यादा काम आता है। मान लीजिए यहाँ पर आई है, उसके बाद 5 नंबर आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वॉश, ओपनर, बाय और ग्लास। तो यहाँ पे आई वॉश या आई ओपनर दोनों ही हो सकता है। तो आपको देखना है कि पैसेज के कंटेक्स्ट में क्या जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको ईडियम एंड फ्रेजेस को यूज करते हुए क्लोज टेस्ट सॉल्व करना। चलिए हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। अगेन देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपका फ्रेजेस के ऊपर में। 1 नंबर पे आपको लगाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द क्लर्क्स वेयर एंशियस टू डैश टू लंच एंड इवन द जज मस्ट हैव। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि गेट ऑन का मतलब क्या है, गेट अबाउट का मतलब क्या है, गेट अवे, गेट ऑफ का, तो ही आप ये आंसर लगा सकते हो। तो इस तरह से 10 ही ट्रिक्स हैं, उसमें से ही किसी ना किसी से क्वेश्चन आने वाला है और उन्हीं चीजों को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अदरवाइज हैपोजर्ट लगता है कि क्या करें नहीं करें समझ ही नहीं आता। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने 10 ट्रिक्स बताएं, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये फ्रेजेस के ऊपर में, अच्छा ये ईडियम के ऊपर में, अच्छा ये ग्रामर के ऊपर में है, अच्छा ये फॉरवर्ड रीडिंग से होगा। तो अब आपके दिमाग में क्लियर होगा तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो इसका भी आप मुझे कमेंट में आंसर बताना। नेक्स्ट जो अब हमारा स्टेप है वो है ग्रामर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्लोज टेस्ट इस पर ही बेस्ड आते हैं क्योंकि ग्रामर अपने आप में ही बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है, ठीक है। तो ग्रामर में भी कौन कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो है टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रीपोजिशन। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे कि क्लोज टेस्ट में बहुत बारी रिपीट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैं आपको इसमें 2-4 एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ से
एंड टॉक्ड दिव्या यहाँ पर है, और 2 नंबर में आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। टॉक्ड के बाद आपको पता है क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, तो टॉक्ड के बाद आपको पता है टू आता है, तो बस यहाँ से आपको सॉल्व हो गया। अब जिसको नहीं पता होगा वो कंफ्यूज होता रहेगा टॉक्ड विथ और टॉक्ड टू में कंफ्यूज हो जाएगा मोस्टली। तो इस तरह से आपका प्रीपोजिशन से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शी डैश द डैश एंड वेंट टू डैश हाउस। अब इसमें आपको भरना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में फिल करना है। तो अब देखिए इसमें आपका टुक है, गिव है, हैव है, टेस्ट है, क्या होगा, तो आप सिंपली यहाँ पर टेंस आपका काम आएगा। मैंने कहा ना फॉरवर्ड रीडिंग, अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, सीधे सीधे आगे पढ़ते जाओ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है, तो एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों यूज होगा नहीं। स्टार्टिंग से अगर पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट ही चलेगा, ठीक है। तो वेंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंड वर्ब का फॉर्म यहाँ पर यूज होगा, तो सेकेंड वर्ब का फॉर्म सिर्फ एक ही है, टुक, ठीक है, तो यहाँ पे टुक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेंस को यूज करना है। इसके बाद देखिए आगे, जैसे कि ये मेरा एक सेंटेंस है, आई एम डैश अ बॉय नॉर अ गर्ल। अब आपको फर्स्ट नंबर में फिल करना है। अब आपको पता है नॉर के साथ क्या आता है, नीदर ही आता, तो यहाँ पे नीदर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी छोटी एग्जांपल दे रही हूँ कि ग्रामर से कैसे क्लोज टेस्ट को फिल किया जाता है। इसका मतलब क्लोज टेस्ट आपको जो आप आज तक हैफजर्ड लग रहा था ना कि कहाँ पर क्या बढ़ना, अब आपको 10 स्टेप से वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा कि यहाँ पर ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप इस तरह से करके चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा हो तो आपको पता हो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बहुत बारी क्लोज टेस्ट में देखे जाते हैं वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, ये बहुत ज्यादा काम के होते हैं, ठीक है। सो वी कैन मार्क टिक ऑप्शन विदाउट इवन नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ऐसा होता है कि अगर आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पता है ना तो आपको मीनिंग भी नहीं भी पता रहेगा तो भी आप उस चीज को कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डैश, तो देखिए यहाँ पर ही इज अ इमर्जिंग तो नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो कि अगर इमर्जिंग होता भी तो यहाँ पर एन होता, वैसे ही ई अगर है तो यहाँ एन होता, एन एंटरप्रेन्योर। आर्टिस्ट में भी एन आएगा, यानी कि सिर्फ आपका ऑप्शन क्या बचता है, ए। समझ में आया, यानी कि ए के बाद तो एक नाउन आएगा प्लस नाउन भी क्या होगा, ए एंड दी वाला। आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप इसको आंसर लगा दोगे। आपको मीनिंग पता हो ना पता हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। 3 नंबर का आपको आंसर करना, जो कि मैंने ग्रामर में बताया कि टेंस से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आपको आंसर करना और कॉमेंट में बताना है। अब ये एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही जिसमें आपको ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बस आपके पास ऑप्शन है। अब अपना दिमाग यूज करो कि कौन से क्वेश्चन नंबर का ये सारा ऑप्शन होगा और कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो भी इसका राइट आंसर देगा मैं उस सारे के कॉमेंट्स में लाइक करूंगी, देखती हूँ कौन इसका राइट आंसर दे पाता है। ये देखिए प्रीपोजिशन या ग्रामर बोल लीजिए, उसको लेकर के बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेट के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब जिनको थोड़ा भी पता है ना तो अंडर, फॉर, आउट वैसे ही काट देगा, कम्युनिकेट विथ वन अनदर, इस तरह से आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे 4th नंबर में क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो आपको जिसकी मीनिंग भी नहीं पता है, तो भी आप इसका आंसर बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए है, अ के बाद जो भी आएगा यहाँ पर आपका नाउन ही आएगा। तो उसके बाद आप आगे पढ़ लीजिए, अ डैश इज नॉट डैश टू गिव एन ऑनेस्ट दिस। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है कि यहाँ पे बी फ्रेंड तो नहीं होगा और फ्रेंडली भी नहीं होगा। फ्रेंड और फ्रेंडली में क्या होगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है कि फ्रेंड और फ्रेंडशिप में क्या होगा, विथ रीजन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने ग्रामर का ही एक पार्ट है, बट इससे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने इसको अलग से ही सेपरेट कर दिया है। इसमें होता क्या है कि अगर बहुत सारे वर्ब एक साथ यूज हो रहे हैं ना, तो अगर मतलब एक के बाद एक यूज हो रहे हैं तो ये सेम ही फॉर्मेट में रहते हैं। जैसे कि अगर ये वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में है तो इसके आगे भी ये आईएनजी फॉर्म में है, तो ये जो वर्ब है वो भी आईएनजी फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रीडिंग, तो शी इज रीडिंग, शी इज कुकिंग, जॉगिंग एंड रीडिंग, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली सेकेंड नंबर में देखिए, दे फॉट इन दी स्ट्रीट, दी फील्ड्स एंड इन नहीं आएगा यहाँ पे, दी वुड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरेलल कंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, शी इज डैश डांसिंग डैश लाफिंग, तो यहाँ पर 1 नंबर के लिए आपका ऑप्शन है हैविंग, रीडिंग, गो, प्रे। तो गो प्रे तो नहीं होगा क्योंकि कुछ भी होगा वो आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है पैसेज के कंटेक्स्ट में कि हैविंग आएगा या रीडिंग आएगा। देखिए शी इज हैविंग के बाद तो कुछ ना कुछ आपका आना चाहिए। शी इज हैविंग व्हाट, हैविंग तो अपने आप में कंप्लीट वर्ब नहीं है। शी इज हैविंग फूड, हैविंग का मतलब स्पेशली यूज होता है खाने के कंटेक्स्ट में कि शी इज हैविंग पिज्जा, ठीक है। तो अगर हैविंग यहाँ पे लगता तो कुछ ना कुछ उसके बाद यूज होता, तो अगर नहीं है इसका मतलब हैविंग नहीं होगा, रीडिंग होगा। तो अगर आपके पास ग्रामर की नॉलेज अच्छी है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते
चलते हैं लास्ट स्टेप पर, जो है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स। इसका मतलब है कि अगर आप ये 9 स्टेप्स फॉलो करते हो, उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो इररिलेवेंट ऑप्शन, कि भाई किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना कंटेक्स्ट के पैसेज में, ना ग्रामेटिकली, किसी भी तरह से नहीं, तो वो हट जाएगा। फैक्चुअली ही रॉन्ग है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन से हट जाएगा। ग्रामेटिकली रॉन्ग है तो हट ही जाएगा। रेड हियरिंग है। रेड हियरिंग का मतलब क्या होता है कि दो ऑप्शंस जो हैं वो इतने ज्यादा क्लोज आपको लग रहे हैं कि अब हम उन दोनों में क्लोज होकर के उसमें से जो एक है वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा, लगेगा कि यही सही है, लेकिन जबकि सही दूसरा होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 स्टेप्स जिससे कि आप क्लोज टेस्ट को 95 से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बना पाओगे बहुत ही कम टाइम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो ट्रिक्स पसंद आई हो तो शेयर करें, और भी एस्पिरेंट्स के साथ सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और शेयर करें अपने ग्रुप्स वगैरह में जिनको भी जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू कर रहे हो, और कमेंट करें आई विल क्रैक एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आप ये कमेंट करेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।